दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 10। मैं उस आयरिश लड़की का शुक्रगुजार हूँ जिसने देखा कि दार्शनिक थेल्स हमेशा अपना समय आसमान की ओर देखते हुए चिंतन में व्यतीत करते हैं और उनकी आंखें हमेशा ऊपर लगी रहती है। लड़की ने कुछ रख कर उनका मार्ग बाधित किया ताकि वे ठोकर खाए, जिससे वह उन्हें चेता सके कि आसमानी चीज़ों के विचार से मन बहलाने का समय तब आ जाएगा जब पाँव में पड़ी चीज़ देख ली हो। निश्चित ही उसने उन्हें सही सलाह दी कि आकाश को देखते रहने के बजाय अपनी तरफ देखो। मिशेल डी मांतेन। क्या आपको मदद चाहिए? 1990 के दशक के अंतिम शानदार दिनों में बहुत से निवेशकों ने अकेले चलने का चयन किया। अपनी खुद की रिसर्च करके, खुद शेयर चुनकर और ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड करते हुए इन निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट के रिसर्च, सलाह और ट्रेडिंग के महंगे ढांचे को अनदेखा कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से स्वयं करने वालों ने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग महामंदी के बाद के सबसे खराब मंदी के बाजार से पहले किया, जिससे अंत में उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अकेले जाकर मूर्खता कर दी। निश्चित ही यह अनिवार्य सत्य नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हर फैसला पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर पर छोड़ा था, नुकसान उन्हें भी हुआ। लेकिन कई निवेशक अनुभव, मूल्यांकन और उस दूसरी राय से राहत महसूस करते हैं जो एक अच्छा वित्तीय सलाहकार प्रदान कर सकता है। कुछ निवेशकों को कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए होता है जो उन्हें दिखा सके कि उनके लिए अपने निवेश पर कितनी रिटर्न कमाना ज़रूरी है और उन्हें कितना अतिरिक्त धन बचाना चाहिए, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सके। शेष सब सिर्फ इससे ही फ़ायदा उठाते हैं कि अपने निवेश के नीचे जाने पर किसी दूसरे को दोष दे सके। इस तरह आत्मसंदेह के कारण खुद अपने को कोसने की जगह आप किसी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करते हैं जो पारंपरिक रूप से अपने को बचाने के साथ ही आपको प्रोत्साहित भी कर सकता है। इससे शायद आपको वह भावनात्मक सहारा मिल जाएगा जिससे आप स्थिर रूप से निवेश करते रह सकते हैं, जबकि अन्य निवेशकों का दिल डूब रहा हो। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि जैसे कोई कारण नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद नहीं संभाल सकते, तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं यदि आप इसके प्रबंधन में पेशेवर मदद लेते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको मदद की ज़रूरत है? इसके कुछ संकेत हैं। बड़ा नुकसान। अगर आपके पोर्टफोलियो ने 2000 की शुरुआत से 2002 के अंत तक 40% से अधिक का नुकसान उठाया है, तो शेयर बाज़ार के निराशाजनक प्रदर्शन से ज़्यादा खराब आपकी स्थिति रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस नुकसान का कारण आप आलस्य था, लापरवाही या दुर्भाग्य, लेकिन ऐसे बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टफोलियो मदद की गुहार लगा रहा है। बजट से बाहर। यदि आप पूरे वर्ष ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं और नहीं जानते कि आपका धन कहाँ जा रहा है और नियमित शेड्यूल से धन बचाना असंभव लगता है और लंबे समय से अपने बिलों का भुगतान समय पर न कर पा रहे हो, तो आपका वित्त नियंत्रण में नहीं है। एक सलाहकार आपके लिए विस्तृत वित्तीय योजना बनाकर अपने धन पर पकड़ बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे यह ढांचा मिले कि आपको कैसे और कितना खर्च करना चाहिए, उधार लेना है, बचाना है या निवेश करना है। अस्त व्यस्त पोर्टफोलियो। बहुत से निवेशक सोचते थे कि उन्होंने 1990 के दशक के अंत में विविधीकरण कर दिया था, क्योंकि वे 39 भिन्न इंटरनेट स्टॉक्स या 7 भिन्न यूएस ग्रोथ स्टॉक फंड मालिक थे। लेकिन यह सोच कुछ ऐसी है जैसे कि उच्च स्वर वाले एकल कलाकार की तुलना में उच्च स्वर वाले का कोरस ओल्ड मैन रिवर गायन को बेहतर ढंग से संभाला सकता है। आप चाहे जितने भी उच्च स्वर के गायक जोड़ दें, तो भी कोरस सभी निचले स्वर को आसानी से तब तक नहीं गा सकता जब तक कुछ मध्यम स्वर वाले समूह का हिस्सा न बन जाए। इसी तरह यदि आपकी सभी होल्डिंग एक साथ ऊपर और नीचे जाने लगे, तो आपके पास ऐसा निवेश सामंजस्य नहीं है
जैसा वास्तविक विविधीकरण में मिलता है। यह पेशेवर एसेट एलोकेशन प्लान से मदद मिल सकती है। बड़े बदलाव: अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, आपके वृद्ध माता पिता का वित्त नियोजित नहीं है, या आपके लिए अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाना वहन करने योग्य नहीं है, तो एक सलाहकार न केवल आपको दिमागी शांति दिला सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाने में आपकी मदद भी कर सकता है। इससे बढ़कर एक योग्य पेशेवर सुनिश्चित कर सकता है कि आपको फ़ायदा मिले तथा आप टैक्स कानूनों और रिटायरमेंट नियमों की चकरा देने वाली जटिलताओं का पालन कर सके। विश्वास फिर पुष्टि: याद रखिए, वित्तीय जालसाज कलाकार बातों में फुसलाकर आपका विश्वास जीत सकते हैं, जिससे आप उनकी पड़ताल न कर सके। इससे पहले कि आप अपना वित्तीय भविष्य किसी सलाहकार के हाथों में सौंपें, यह ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशें जो न केवल आपको राहत पहुंचाए, बल्कि जिसकी ईमानदारी निष्कलंक हो। जैसा रोनाल्ड रीगन अक्सर कहते हैं, विश्वास फिर पुष्टि। शुरुआत उन लोगों से करें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास हो। इसके बाद पूछें कि क्या वे आपको कोई ऐसा सलाहकार बता सकते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो और जो उनके मुताबिक अपनी फीस पर खरा उतरता हो। आप जिसे मानते हैं, ऐसे किसी की संस्तुति अच्छी शुरुआत है। एक बार जब आपको किसी सलाहकार और उसकी फर्म का नाम और उसके साथ ही उसकी विशेषज्ञताएं ज्ञात हो जाए कि वह स्टॉक ब्रोकर है या फाइनेंशियल प्लानर है, अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एजेंट, तब आप समुचित सावधानी से शुरुआत कर सकते हैं। इस सलाहकार और उसकी फर्म का नाम गूगल या किसी भी इंटरनेट सर्च इंजन में डालें और देखें कि क्या कुछ निकल कर आता है। इसमें फाइन, कंप्लेंट, मुकदमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन जैसे शब्दों पर नज़र रखें। यदि सलाहकार स्टॉक ब्रोकर या इंश्योरेंस एजेंट हो, तो अपने राज्य की सिक्योरिटीज कमिश्नर के ऑफिस में संपर्क करें और पूछें कि क्या इस सलाहकार के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है या ग्राहक की शिकायत दर्ज हुई है। यदि आप किसी अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो वित्तीय सलाहकार का कार्य भी करता है, तो आपके राज्य के लेखा नियामक, जिसे आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी के माध्यम से तलाश सकते हैं, आपको बता देंगे कि उसका रिकॉर्ड साफ है या नहीं। फाइनेंशियल प्लानर या उसकी फर्म को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या वे जहां कार्य करते हैं वहां के राज्य प्रतिभूति नियामकों के यहाँ रजिस्टर होना चाहिए। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर सलाहकार को 2 भाग दस्तावेज फाइल करना होता है, जिसे फॉर्म एडीवी कहते हैं। आप इसे या अपने राज्य प्रतिभूति नियामक के यहाँ देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इससे डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पृष्ठों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, जहां सलाहकार को नियामक द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में बताना आवश्यक होता है। कोई बेईमान सलाहकार संभावित ग्राहक को ईडीवी सौंपने से पहले इन पृष्ठों को निकाल देने के लिए जाने जाते हैं। आपको इसकी पूरी प्रति स्वयं लेनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानर वित्त योजनाकार के रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करना भी अच्छा विचार है, क्योंकि कुछ प्लानर्स जिन पर अपने गृह राज्य से बाहर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होती है, वे नियामक की खामी का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं। अतिरिक्त सावधानी से संबंधित अधिक टिप्स के लिए नीचे साइड बार देखें। उन्हें पहचानें। एक वित्त योजनाकार न्यूज़लेटर ने हाल ही में दर्जनों सलाहकार से बात करके यह जाना है कि आपको उनका इंटरव्यू किस तरह करना चाहिए। सलाहकार की पड़ताल करते हुए आपका लक्ष्य होना चाहिए, जाने कि क्या उसे ग्राहकों की मदद करने की परवाह है या वह केवल काम के प्रवाह के साथ चलता है। पक्का करें कि क्या वह निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझता है जिनकी रूपरेखा इस पुस्तक में दी गई है। आकलन करें कि क्या वह आपकी मदद के लिए उचित रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है। यहाँ प्रमुख वित्तीय योजनाकारों ने बताया कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो संभावित ग्राहकों को पूछने ही चाहिए। आप इस कारोबार में क्यों हैं?
आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अलार्म घड़ी के अलावा वो कौन सी चीज़ है जिस कारण आप सुबह उठते हैं? आपकी निवेश फिलोसॉफी क्या है? आप स्टॉक्स का उपयोग करते हैं या म्यूचुअल फंड्स का? क्या आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं? क्या आप मार्केट टाइमिंग का उपयोग करते हैं? अंतिम दो प्रश्नों का हाँ में उत्तर आपके लिए न का संकेत है। क्या आप केवल एसेट मैनेजमेंट पर केंद्रित है या आप टैक्स, एस्टेट और रिटायरमेंट प्लानिंग, बजट बनाने और ऋण प्रबंधन व बीमा संबंधी सलाह भी देते हैं? आपकी शिक्षा, अनुभव और प्रमाण पत्र आपकी इस तरह की वित्तीय सलाहकार देने अर्हता कैसे रखते हैं? आपके क्लाइंट्स की सबसे आम ज़रूरतें कौन सी है? आप मुझे मेरा लक्ष्य पाने की किस तरह मदद कर सकते हैं? आप मेरी प्रगति को किस तरह ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या आप मुझे कोई चेकलिस्ट देंगे जिससे उपयोग में हमारी विकसित की किसी वित्तीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकूं? आप निवेशकों का चयन कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा निवेश नज़रिया सबसे ज़्यादा सफल रहता है? और आपके पास कौन से प्रमाण पत्र हैं जो आपकी अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरह की सफलता को हासिल करना दर्शाते हो? जब निवेश पूरे साल खराब प्रदर्शन करे तो आप क्या करते हैं? जो भी सलाहकार बेचना जवाब दे वह काम सौंपने लायक नहीं है। क्या निवेश अनुशंसा करते वक्त आप किसी थर्ड पार्टी से किसी तरह की क्षतिपूर्ति स्वीकार करते हैं? क्यों और क्यों नहीं? और किन हालात में? मुझे डॉलर में बताया कि पहले वर्ष मुझे आपकी सेवाओं के लिए कितना भुगतान करना होगा। समय के साथ यह आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? यदि फीस आपके कुल वार्षिक एसेट के 1% से अधिक हो तो आपको कोई सलाहकार तलाशना चाहिए। आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं और आप उनसे कितनी बार संवाद करते हैं? अपने क्लाइंट के लिए आपकी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि कौन सी है? आपके क्लाइंट्स में ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? किसी क्लाइंट के साथ आपका सबसे बुरा अनुभव क्या है और आपने इसे कैसे सुलझाया? यह कैसे तय होता है कि क्लाइंट आपसे बात करेगा या आपके कर्मचारियों से? आपके साथ क्लाइंट्स अनुमान कितने समय तक रहते हैं? क्या मैं सैंपल अकाउंट स्टेटमेंट देख सकता हूँ? अगर आप इसे समझ न सकें तो सलाहकार को समझाने के लिए कहें, और अगर आपको उसकी बात समझ न आए तो आपके लिए उचित नहीं है। क्या आप अपने को वित्तीय रूप से सफल मानते हैं? क्यों? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपके अनुसार मेरे निवेश पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न हासिल हो सकता है? 8% से 10% के बीच कुछ भी वास्तविक होगा। क्या आप मुझे अपना रिज्यूम, आपका फॉर्म एडीवी और कम से कम 3 रेफरेंस दे सकते हैं? अगर सलाहकार या फर्म के लिए एडीवी फाइल करना आवश्यक हो और वह आपको इसकी कॉपी न दे तो उठे और चले जाए, और बाहर जाते वक्त एक हाथ अपनी जेब पर रखें। क्या आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है? आपसे काम वापस लेने वाले अंतिम क्लाइंट्स ने ऐसा क्यों किया था? अपने सबसे बुरे शत्रु को मात दें। अंत में याद रखें कि अच्छे वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते। अक्सर सबसे अच्छों के पास उतने ग्राहक पहले ही होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं, और वे आपको केवल तभी लेंगे जब आप उन्हें अपने अनुकूल लगते हो। वे भी आपसे कुछ सख्त सवाल पूछ सकते हैं जो हो सकते हैं। आपको वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपके दीर्घावधि लक्ष्य क्या है? अन्य सलाहकारों के साथ काम करते वक्त आपको सबसे हताश किस बात ने किया? आपका बजट क्या है? क्या आप आय के भीतर खर्च करते हैं? आप अपनी आस्तियों में से प्रति वर्ष कितना व्यय करते हैं? अगर आज से 1 वर्ष पीछे देखें तो आप जिस प्रगति से खुश हो उसके लिए मुझे क्या करना होता है? आप टकराव व असहमतियों को कैसे संभालते हैं? 2000 में आरंभ हुए मंदी के बाजार को लेकर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या है? आपका सबसे बुरा वित्तीय भय क्या है? आपकी सर्वोत्तम वित्तीय आशाएं क्या है? अपने निवेश पर कितनी रिटर्न दर को आप उचित मानते हैं? अध्याय 3 को अपने जवाब का आधार बनाएं। जो सलाहकार इस तरह के सवाल न करे और जो आप में गंभीरता से
पर्याप्त दिलचस्पी न दिखाकर सहज बोध से ऐसे सवालों का पता न लगाएं जो आपको उचित प्रतीत होते हैं, तो वह आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे बढ़कर आपको अपने सलाहकार पर भरोसा रखकर उसे उनकी अनुमति देनी होगी कि वह आपको आपके सबसे खराब शत्रु खुद आपसे बचा सके। टीकाकार निक मरे बताते हैं कि आप सलाहकार रखते हैं अपने धन के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रबंधन के लिए। वित्तीय योजनाकार विश्लेषक रॉबर्ट वेरेस कहते हैं, अगर सलाहकार आपके व आपकी सबसे खराब व आवेगपूर्ण वृत्ति के बीच सीमा रेखा है, तो उसे ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो आप दोनों को नियंत्रित करने में मदद करे। इन व्यवस्थाओं में है व्यापक वित्तीय योजना, जो रूपरेखा बताए कि आप कैसे कमाई करेंगे, कैसे बचत करेंगे, खर्च करेंगे और कैसे धन का निवेश करेंगे। निवेश पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसमें आपके निवेश के बुनियादी नज़रिए का वर्णन हो। एसेट एलोकेशन प्लान, वह विवरण जो बताता हो कि आपको कितने पैसे विभिन्न निवेश वर्गों में रखने होंगे। ये वे मूलभूत अंग हैं जिन पर अच्छे वित्तीय फैसले आधारित होने चाहिए और इनका निर्माण आपको व आपके सलाहकार को मिलकर करना होगा, बजाय इसके कि इसे एक तरफा लागू करें। आपको तब तक निवेश या $1 भी नहीं लगाना चाहिए या कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक आप इस बुनियादी बातों और इनके आपकी इच्छानुसार होने के लेकर संतुष्ट न हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।